स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे MPSC 001 यानी कि भारत एवं विश्व की इकाई 4 जो कि है निर्णय लेने वाले संस्थान, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और संसदीय समितियों का विशेष संदर्भ। तो आज हम इसमें जो टोटल टॉपिक्स रहेंगे हमारे इसमें 5 रहेंगे और हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा कि हम आपको आसान तरीकों में और जो सरल भाषा में आपको समझाए ताकि आपकी जो समझ है, जो आपकी इस इकाई पर पकड़ वो है वो मजबूत हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाए, जिससे कि आपका जो गोल है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाने का वो अचीव हो। सो आइए हम इस इकाई को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे प्रस्तावना की, उसके बाद विदेश नीति निर्धारण और विदेश मंत्रालय, फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, फिर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और संसदीय समितियां, सारांश और अभ्यास। पहले हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना की। तो भारत ने संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया। जैसा कि आप जानते हैं, जो भारत की शासन प्रणाली है वो लोकतंत्रीय प्रणाली है। जो संसद है वो लोकतंत्र की प्रणाली में विश्वास रखता है। तो इसमें जो सरकार है वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, MP है, MLA है, वो सब चुन करके आते हैं और वो सब क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद जो अगर हम इस प्रणाली की बात करें तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति नियमित रूप से उत्तरदायी और जवाबदेही होती है। तो आपको पता ही है कि जो संसद में चुनकर लोग आते हैं, जो नेता होते हैं, वो सामुदायिक रूप से मतलब उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं अपने काम के प्रति। तो इसलिए जो विदेश नीति निर्धारित करते समय लोगों की इच्छाओं का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। आइए देखें और ये जानने की कोशिश करें कि भारतीय संसदीय सरकार विदेश नीति निर्धारण का कार्य कैसे करती है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई सरकार नीति बनाती है तो वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखती है। वो DPSP को ध्यान में रख करके वो मतलब कि अपनी नीतियों को बनाती है और उनको ध्यान में रखकर नीतियों को बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है, अगर वो सरकार लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी अवहेलना करती है, तो उससे क्या है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि को जो न्यायपालिका है हमारी वो रद्द कर देगी। तो जैसे आप बात करते हैं कि परंपरागत रूप से जैसे आपने देखा होगा यूरोपीय देशों में विदेश नीति निर्धारण, विदेश कार्यालय और प्रभारी मंत्री का कार्य होता था। विदेश नीति निर्धारित करते समय न ही आम लोगों की राय ली जाती थी और न ही सामान्यतः विदेश नीतियों पर राष्ट्रीय सांसदों में बहस होती थी। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले जब ब्रिटिशर नीति बनाते थे तो जो यूरोपीय देश है वो ना तो किसी की राय लेते थे और ना ही किसी भी मतलब लोगों को, आम लोगों की राय लेते थे, ना ही उनको इन्वॉल्व करते थे। लेकिन जो भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है, इसमें जो विदेश नीति का में जो निर्णय है वो काफ़ी फैला हुआ है। ऐसे में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि नीतिगत निर्णय कौन लेता है और इन्हें किस स्तर पर लिया जाता है। इसलिए हमें विदेश नीति निर्माण करने की प्रक्रिया को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यह प्रक्रिया, जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है, वो कैसे मतलब उस नीति निर्माण करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है। तो वह चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस प्रक्रिया का जो निचोड़ है वो समझ पाएंगे। सो जब हम प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका यह तात्पर्य है कि नीति निर्माण पहले से निर्धारित प्रतिभागियों में सरल प्रविधि है, किंतु अक्सर विदेश नीति निर्माण टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिभागी विदेश नीति संबंधी सभी प्रकार के निर्णय लेने में अनिवार्य रूप से शामिल हो ही। फिर भी मोटे तौर पर यह कहना सही होगा कि भारत में विदेश नीति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब विदेश नीति बनाई जाती है तो इसको जो अंतिम रूप दिया जाता है वो प्रधानमंत्री जो रहते हैं उसकी अध्यक्ष होते हैं नीति बनाते समय, और जो मंत्री परिषद रहती है उनका साथ देती है और फिर वो नीति जो रहती है वो अंतिम रूप में बनकर तैयार होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कैबिनेट, तो जो कैबिनेट है वो मंत्री परिषद का आंतरिक वृत्त है। जैसे कि आपका मंत्री परिषद हो गया, उसका जो आंतरिक वृत्त है वो कौन सा है, वो कैबिनेट है। किंतु सभी नीतिगत निर्णय लेने की दृष्टि से कैबिनेट भी काफ़ी बड़ा निकाय है। आपको पता होगा कि कैबिनेट में जो
लोग रहते हैं, जो नौकरशाह रहते हैं, जो भी मतलब उसमें रहते हैं कैबिनेट कमेटी के अंदर, तो उसमें जो नीतिगत निर्णय लेने की जो अगर आप देखोगे तो वो जो निकाय है वो बहुत बड़ा है, मतलब वो संस्था बहुत बड़ी है। तो कैबिनेट की एक उप समिति होती है, जिसे मतलब जैसे कि कैबिनेट के अंदर काफ़ी समिति होती है, लेकिन उसमें एक उप समिति होती है जिसको हम CCS के नाम से जानते हैं। CCS का मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति के बारे में बात करता है। यह समिति विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावित करने वाले अधिकांश मामलों पर निर्णय लेती है। तो जो हम बात करते हैं विदेश नीति की, और जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों की, तो उसमें यह जो कमेटी है, यह जो समिति है वो काम करती है, यानी कि कौन सी समिति? सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बात करते हैं। इस प्रकार सरकार के भीतर सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति विदेश नीति और सुरक्षा मामलों को अंतिम रूप देती है। 11 सितंबर 2001 के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका के संघर्ष में भारत के सहयोग करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि नीति निर्णय है, यह मिलेंगे तो विचार विमर्श और बहस होगी, किंतु जब हम निर्णय लेंगे तो सभी उसका पालन करेंगे। अब इस पर सहमति है कि विदेश नीति राष्ट्र के साधनों और लक्ष्यों का संश्लेषण है। इस संदर्भ में हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय हित होते हैं और उनका साधन शक्ति है। इस प्रकार राष्ट्रीय लक्ष्यों और इसके साथ संसाधनों के बीच अंतर क्रिया के द्वारा लक्ष्य और साधनों में संश्लेषण हो सकेगा। यह कार्य विदेश नीति निर्माताओं का है, जबकि विदेश नीति को सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जैसे विदेश नीति बाहरी विश्व से व्यवहार करने का देश का तरीका है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम विदेश नीति की अगर बात करें तो इसको सरल शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि अगर जो बाहरी विश्व है उससे हम कैसे व्यवहार करें, मतलब उससे व्यवहार करने का तरीका है कि हमें अगर मान लो अमेरिका के साथ व्यवहार करना है तो कैसे करना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यवहार करना है तो कैसे करना है, और अलग अलग कंट्री से जब भी हमें किसी से भी व्यवहार करना है तो हमें कैसे करना है, तो उसी को मतलब हम क्या बोलते हैं? विदेश नीति बोलते हैं। जो मोडलेस्की ने विदेश नीति को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है, मतलब जो मोडलेस्की है उसका कहना है कि समाजों के अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप अपने कार्यकलापों को व्यवस्थित करने संबंधी कार्य शामिल है। यहाँ अन्य राज्यों के व्यवहारों के संदर्भ में बदलने शब्द के स्थान पर विनियमित शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि राष्ट्रीय हित को पूरा किया जा सके, किंतु अपनी राष्ट्रीय नीति की हमेशा सुरक्षा और उसे सदैव बढ़ावा देना ही विदेश नीति का सार है। तो इसमें विदेश नीति का सार हमें बताया हुआ है कि विदेश नीति का सार क्या है कि राष्ट्रीय नीति की हमेशा सुरक्षा और उसे सदैव बढ़ावा देना, और दूसरे के हित जो है राष्ट्रीय हित है उसको पूरा किया जा सके। और इसी तरह से मतलब यहाँ पर बदलने की जगह पर किसका स्थान पर किसका शब्द का यूज किया है? विनियमित शब्द का। भारत में हालांकि राजनीतिक नेतृत्व हमारी विदेश नीति को अंतिम रूप देता है, किंतु यह कार्य काफ़ी हद तक सरकार की विभिन्न संस्थाओं के लगाए गए साधनों के परिणाम पर निर्भर करता है। इन विभिन्न संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण उपादान है, यानी कि विदेश मंत्रालय। इस इकाई में आप सरकार के विभिन्न अंगों और एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, जिनके द्वारा भारत के विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने में विभिन्न भूमिकाएं निभाई जाती है। तो इसमें जो सर्वोपरि है, जो नेता है, जो अध्यक्ष है, वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी है। उसके बाद हम बात करते हैं विदेश नीति निर्धारण, मतलब विदेश नीति का निर्धारण कैसे होता है, और विदेश मंत्रालय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो विदेश नीति को निर्धारित करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि विदेश नीति को निर्धारित करना की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। घरेलू नीति के मामले में उदाहरण के लिए प्याज या आलू जैसी किसी वस्तु की कीमत की बढ़ोतरी की जांच करने पर कोई भी यह निर्णय ले सकता है कि इन्हें विदेश से खरीद लिया जाएगा, कि उनकी कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि विदेश नीति को निर्धारित करना मतलब एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जो घरेलू नीति के मामले हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर जैसे सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी की जाए तो उसकी जांच करना कि इनको उनके बारे में निर्णय लेना और इन्हें विदेश से खरीद लिया जाए या उनकी कीमतों पर नियंत्रण, मतलब इस तरह से अगर मान लो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बिकने वाली नहीं है तो उनकी कीमतों पर नियंत्रण करना है,
तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। फिर किंतु विदेश नीति में विशेष ज्ञान और उसके व्यवहार की आवश्यकता होती है। घरेलू मामलों में अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो काम है वो हो ही जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं विदेश नीति के बारे में, तो वो एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। उसमें आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। उसकी भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए आपके पास, उसका राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, और उसका सामरिक महत्व क्या है, सब चीज़ें मतलब आपको पता होनी चाहिए, तभी जाकर विदेश नीति के ऊपर आप कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय नीति निर्धारक किसी विशिष्ट मामले में अन्य देश के व्यवहार का अंदाजा ही लगा सकते हैं। मतलब आप अगर देखोगे कि तो आप किसी दूसरे देश के बारे में, अमेरिका के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आप उसके व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतः किसी बात को स्पष्टतः नहीं कह सकते कि वह किस नीति को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार क्या अब भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यह बार बार कहा गया है कि बातचीत का अच्छा परिणाम निकलेगा। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद रोकने के लिए गंभीरता प्रदर्शित करनी होगी। क्या यह ऐसा जुआ है जिससे अच्छा परिणाम निकल सकता है? क्या प्रधानमंत्री का कहना सही है कि उनका अंतिम प्रयास होगा, या यदि वे सफल नहीं रहे तो वे सेवानिवृत्ति हो जाएंगे? जैसे कि आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान है वो भारत के ऊपर बार बार हमले करता रहा है, आतंकवाद फैलाता रहा है। तो जब ऐसा माना जाता है कि उनका कहना है कि बातचीत की जाए उनके साथ, और मतलब बातचीत करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे मतलब अगर पाकिस्तान से बातचीत की जा रही है तो उनको इस बात की जो है वो गारंटी देनी पड़ेगी कि वह जो आतंकवाद है उस पर अपना जो है वो नियंत्रण करेगा, मतलब उसको बढ़ावा नहीं देगा वो। तो ऐसी चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर बात आगे बढ़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं सरकार में विदेश मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA की बात हम कर रहे हैं अभी। तो यह वह मंत्रालय है जिससे इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सही और बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर देने की अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि विदेश मंत्रालय विदेश संबंधी मामलों के विशेषज्ञ ज्ञान का भंडार होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर नौकरी करते हैं, या आपने उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा ज्ञान अर्जित किया हुआ है, या आप उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाई की है, वो मतलब आपने जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है, तो आप उस जगह के लिए या उस जगह पे काम करने के लिए या उस जगह पर रहने के लिए थोड़ा अनुकूलित होंगे, क्योंकि आपने उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। इसी तरह से अगर हम बात करें MEA की, तो इसमें जो हमारे लोग रहते हैं जो इसमें काम करते हैं, उनको जो उत्तर देने होते हैं वो बुद्धिमत्तापूर्ण देने, ऐसे ही नहीं कि हड़बड़ी में कोई भी आंसर दे दिया। क्योंकि जो विदेश मंत्रालय होता है वो विदेशी संबंधी मामलों के जो विशेष ज्ञान है, मतलब जो महत्वपूर्ण ज्ञान रहता है जो उनको होना चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन है उनका ज्ञान का, उनके पास भंडार होता है, यानी कि उनके पास अथाह ज्ञान होता है। विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है। विदेश मंत्री की नियुक्ति राजनीतिक होती है और वह कैबिनेट का सदस्य होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो इसकी नियुक्ति होती है वो राजनीतिक होती है, और वह जो कैबिनेट का मिनिस्टर, कैबिनेट का सदस्य होता है, यानी कि कैबिनेट मेंबर होता है वो। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विदेश संबंधी मामलों में निर्णय लेने का विशेषज्ञ हो ही, किंतु मंत्रालय में विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत सभी नीतियां और निर्णय लागू किए जाने से पूर्व विदेश मंत्री द्वारा निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। विदेश मंत्री द्वारा निर्धारित कई नीति निर्णयों में कैबिनेट की मंजूरी भी ली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं विदेश मंत्रालय में मुख्यतः भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी होते हैं। जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि विदेश मंत्रालय में कौन कौन होते हैं, तो विदेश मंत्रालय में जो IAFS के अधिकारी होते हैं वो रहते हैं। ये अधिकारी, जैसे कि आपको पता ही है कि IAFS में कौन होते हैं, तो ये जो अधिकारी है वो UPSC के द्वारा ली जाने वाली जो सिविल सर्विस यानी कि CSC है, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसको पास करके उसका इंटरव्यू दे करके वो उसमें चयनित होते हैं। और वह मंत्रालय का स्थायी अध्यक्ष भी होता है। स्थायी अध्यक्ष मतलब वो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं। वह विदेश मंत्री का महत्वपूर्ण सलाहकार होता है, और वो जो विदेश मंत्री होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण सलाहकार भी होता है। विदेश सचिव की सहायता के लिए 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिन्हें विदेश सचिव पूर्व और विदेश सचिव पश्चिम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विदेश सचिव ईस्ट और विदेश सचिव वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
ये अधिकारी सामान्यतः बहुत ही वरिष्ठ होते हैं। इन्हें विदेश मंत्रालय में प्रमुख के रूप में काम करने के लिए चुना जाता है। विदेश सचिव की सहायता के लिए 3 अतिरिक्त सचिव भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये जो सिस्टम हमने पढ़ा है कि विदेश मंत्रालय में कौन कौन होते हैं, तो विदेश मंत्रालय में सबसे ऊपर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विदेश मंत्रालय के अंदर जो होता है, जो सबसे ऊपर होता है। फिर उसके नीचे हमारे पास कौन होता है, जो IFS के अधिकारी होते हैं। और फिर उसके नीचे कौन होते हैं, यानी कि विदेश सचिव की सहायता के लिए कितने बंदे होते हैं, 2, जिनको हम क्या बोलते हैं, विदेश सचिव ईस्ट और विदेश सचिव वेस्ट। फिर इन अधिकारियों के अलावा जो ये दोनों क्या होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसके अलावा जो विदेश मंत्रालय में जो काम करते हैं उनके लिए अलग से 3 अतिरिक्त सचिव भी होते हैं। और विदेश मंत्रालय का कार्य 24 प्रभागों में विभाजित होता है। प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक संयुक्त सचिव होता है। और मंत्रालय में 12 प्रादेशिक प्रभाग है, जो कि कनाडा, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन देशों, खाड़ी के देशों, पूर्वी एशिया जैसे सीमित क्षेत्र से संबंधित कुछ देशों के समूह का कार्य देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नीति निर्माण का। तो नीति निर्माण को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रभागों में कामकाज के बारे में परिचित होना आवश्यक है। आगे के समय के बारे में सोचने और किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने या फिर अनुसंधान करने के लिए शुरू में नीति नियोजन अथवा कोई प्रभाग नहीं था। तब केवल ऐतिहासिक प्रभाग था। प्रादेशिक प्रभागों को कोई भी प्रकार की जानकारी आवश्यकता पड़ने पर यह प्रभाग सूचना उपलब्ध कराता था। जैसे आपने देखा कि पहले की अगर हम बात करें तो नीति निर्माण करने के लिए या आगे के बारे में सोचने के लिए या कोई भी घटना है या कोई आकस्मिकता है, अचानक से कुछ हो गया, तो उससे निपटने के लिए और अनुसंधान के लिए शुरू नई नीति नियोजन और प्रभाग कोई भी प्रभाग नहीं था। तब केवल सिर्फ ऐतिहासिक प्रभाग था जो हमें मतलब जरूरत पड़ने पर हमें जानकारियाँ उपलब्ध कराता था। लेकिन आपने देखा कि अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के अनुभव के पश्चात योजना और अनुसंधान प्रभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता को महसूस किया गया। जब चीन आक्रमण हुआ तब विदेश मंत्रालय के पास उस क्षेत्र के बारे में भारत के अधिकार के बारे में ज़्यादा सूचना नहीं थी, जिस पर चीन ने विवाद खड़ा किया था। बाद में 1963 में पूर्वी एशिया अनुसंधान और समन्वय प्रभाग की स्थापना की गई, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि पूर्वी एशिया यानी कि ईस्टर्न पार्ट जो है एशिया का, उसके अंदर अनुसंधान और समन्वय प्रभाग की स्थापना 1963 में की गई थी, यानी कि चीन आक्रमण के बाद में। जैसा कि इसके नाम से है कि इस प्रभाग का कार्य क्षेत्र चीन तक ही सीमित था, लेकिन 1965 में विस्तृत आधार वाले योजना और अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई, जिसे सामयिक अनुसंधान प्रभाग के नाम से जाना जाता है। 1966 में इसका नाम बदलकर नीति नियोजन और समीक्षा समिति के साथ नीति नियोजन और समीक्षा प्रभाग रख दिया गया, किंतु कहीं और व्यवस्थित न हो पाने वालों को रखने के लिए इसका वास्तविक इस्तेमाल श्रीमती गांधी और राजीव गांधी द्वारा किया गया था। इस समय विदेश मंत्रालयों में नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग, पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन है और योग्य अधिकारियों द्वारा नीति बनाने और पूर्व अनुमान करना इस प्रभाग का उद्देश्य है। प्रभाग द्वारा अधिकारी को तब तक अपने यहाँ ही रखा जाता है जब तक कि नियमित तैनाती नहीं हो जाती। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो विदेशों की राजधानियों में भारतीय दूतावास में IFS अधिकारियों को विदेश भेजा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी देश है उनकी राजधानियों में भारतीय दूतावास में IFS ऑफिसर जो होते हैं उनको विदेश भेजा जाता है। अन्य कार्यों के अलावा दूतावास का वास्तविक कार्य विदेशों में विकास संबंधी सूचना एकत्र करने के सरकारी केंद्र के रूप में काम करता है। दूतावास वह सूचना एकत्र करते हैं जो संभवतः देश में खुले तौर पर उपलब्ध न हो। सूचना एकत्र करने का कार्य एक विशेषीकृत कार्य का रूप ले चुका है। यह आवश्यक नहीं है कि पेशेवर राजनयिक के रूप में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति सेना अथवा कृषि संबंधी जैसी जानकारी एकत्र करने में उपयुक्ति हो। इसलिए दूतावासों में कृषि अताशे, एग्रीकल्चर अटैचे एंड मिलिट्री अटैचे जैसे अधिकारी भी मिलेंगे, जो कि उस देश की कृषि संबंधी प्रगति और मिलिट्री के विकास संबंधी क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित करने का विशेषीकृत कार्य करते हैं। जहां दूतावास विशेष अवस्थित होता है, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों में उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के अतिशय भी होते हैं। इस प्रकार के अताशे भारत की आवश्यकता और जिस देश में दूतावास है उनके उल्लेखनीय महत्व के आधार पर होते हैं।
राजनयिक व्यक्तियों से खुले तौर पर दूतावासों द्वारा सूची एकत्रित करने के अतिरिक्त सभी देश अन्य महत्वपूर्ण सूचना पर भी निर्भर करते हैं। यह सूचना देश के प्रतिनिधियों द्वारा गोपनीय तौर पर एकत्रित की जाती है। इस प्रकार की सूचना को आसूचना यानी कि इंटेलिजेंस कहा जाता है। नीति निर्माण के लिए आसूचना बहुत निर्णायक होती है। हम आमतौर पर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि नीति निर्धारण में जो असफलता होती है, सामान्यतः जनता या नीति निर्माण उसका कारण आसूचना की असफलता बताते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि 6 मई 1999 को प्रकाश में आने से बहुत समय पहले पाकिस्तान सैनिकों ने कारगिल चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तब उसे आसूचना की विफलता माना गया था। जैसे कि आपको पता है कि आसूचना की कमी के कारण ही जो है जो टेररिस्ट है वो एंट्री कर जाते हैं अंदर तक और फिर वो मतलब अटैक करके चले जाते हैं। ये सब किसकी कमी से होता है? ये आसूचना यानी कि इंटेलिजेंस की कमी से होता है। अगर हमें पता चल जाता है पहले तो हम उस चीज़ पर एक्शन या उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें जो देखोगे आप तो आसूचना का बहुत महत्व है। विदेश आसूचना एकत्र करने के लिए कैबिनेट सचिवालय की एक विशेष एजेंसी है जिसे रो कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो रिसर्च एनालिसिस विंग है यानी कि रो। भारत का यह संबंध अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि अमेरिका की अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करेंगे तो वो है CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और आसूचना ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक आसूचना एकत्रित करता है यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इंटरनल जो इंटेलिजेंस है इंडिया के उनको सबको जो है वो इकट्ठा करता है। जब भी नीति निर्माता आसूचना पर आक्षेप करते हैं तो आसूचना अधिकारी ऐसा अनुभव करते हैं कि वे नीति निर्माताओं की विफलता पर आक्षेप कर रहे हैं और वे स्वयं को बचा नहीं पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप इंटेलिजेंस अधिकारी एकत्र की गई इंटेलिजेंस का समुचित विश्लेषण करने के बाद इंटेलिजेंस उपलब्ध कराने के स्थान पर सारी आसूचना को प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण अलग अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसियां बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। फिर हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो सबसे पहले हमने इसमें किसकी बात की थी? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की हम बात करते हैं। तो भारत की विदेशी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माण सामान्यतः दो प्रमुख कमियों के कारण आहत होती है। एक काफ़ी अधिक तथा दूसरा प्रभावी नीति समन्वय का अभाव। श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में श्री दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान विदेश नीति सकारात्मक रूप से भारतीय नीति निर्धारित करने के स्थान पर ज़्यादातर अन्य लोगों को उत्तर देने में रही। मतलब कि जैसे कि जो भारतीय विदेश मंत्री थे दिनेश जी, उन्होंने कहा था कि उनके जब वो कार्यरत थे विदेश मंत्रालय में तो उनका कहना था कि उन्होंने मतलब विदेश नीति बनाने के बजाय मतलब जो काम उसको करना चाहिए था लेकिन कुछ कारणवश उन्हें वो काम नहीं दिया जाया गया। जैसे कि आप देखते हैं कि उन्हें मतलब कि जो अपना ज़्यादातर समय था जो नीति निर्धारण में देना चाहिए था वो उसे ज़्यादातर लोगों के उत्तर देने में मतलब जैसे लोग आंसर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है, वो है, उस सब चीज़ का जानकारी देने में उसका समय बीत गया। इसका कारण है जो मतलब ये जो दिनेश जी के साथ हुआ कि इसके लिए हम दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री का मानना है कि संकट की प्रत्येक स्थिति में उत्तर दिया जाए। मतलब चाहे कोई भी संकट हो या चाहे कैसी परिस्थिति हो उसमें उनका उत्तर दिया जाए। किंतु मंत्री प्रशिक्षित विदेश सेवा अधिकारियों की भांति कभी भी विशेषज्ञ नहीं हो सकता। जैसे आपको पता है जो मंत्री होते हैं उनको जो IAS ऑफिसर होते हैं उनकी तरह कभी भी मतलब प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता या वो उस तरह से विशेषज्ञ नहीं हो सकते, उतना नॉलेज उनको नहीं हो सकता। उन्हें मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को पर्याप्त महत्व देना चाहिए। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो दिनेश जी थे, दिनेश जी इंदिरा जी के काल में मतलब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनका जो कार्यकाल था वो जवाब देने में ही चला गया, मतलब कि उत्तर देने में ही चला गया। उनको नीति निर्धारण में का समय ही नहीं दिया गया। तो दिनेश जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो एक IAS ऑफिसर होता है
ऐसा सबको पता है कि जो एक IAFS ऑफिसर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित होता है और उसको विदेश के का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको काम करने देना चाहिए, उससे ना कि सवाल जवाब करने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मंत्री कभी भी एक IAFS ऑफिसर की तरह विशेषज्ञ नहीं हो सकता, उसे मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को पर्याप्त महत्व देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नेहरू का ऊंचा व्यक्तित्व था। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उनका जो व्यक्तित्व था वो ऊंचा था और उन्होंने अपने शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णय अकेले ही लिया। ज़्यादा से ज़्यादा कभी विशिष्ट मुद्दे पर वे एक अथवा दो विश्वसनीय लोगों से परामर्श कर लेते थे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भारत ने जो विदेश नीति है इस पर ध्यान दिया है सन 1963 यानी कि 62 के आक्रमण, चाइना ने जो आक्रमण किया था उसके बाद में। तो उससे पहले जो नेहरू जी थे, जब उनकी सरकार थी, तो वो मतलब ऐसे निर्णय या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कोई भी नीति बनानी है या फिर निर्णय करने हैं या कोई भी मुद्दा है तो उस पर वो या तो अकेले ही निर्णय लेते थे या फिर वो जो उनके कोई विश्वसनीय लोग थे या MP थे उनसे वो बात करके परामर्श कर लेते थे। उन्होंने कभी भी पूर्णकालिक विदेश मंत्री नियुक्ति नहीं किया क्योंकि उनके टाइम में कभी भी उसके टाइम में विदेश मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई। इसलिए उदाहरण के लिए उन्होंने 1950 के दशक में अपने कैबिनेट के कुछ समय रहे रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पर विश्वास किया, जो उसके विश्वसनीय पात्र थे। उस समय 1950 की बात बता रहे हैं, तो उसमें उनके जो रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, तो उन्हीं की बात पर उन्होंने विश्वास किया और उन्हीं की से परामर्श लेकर उन्होंने सभी कामों को किया। अब हम बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। जब आवश्यक प्रतीत होता है तो अपनी सरकार में कुछ विश्वसनीय लोगों से परामर्श करती थी। मतलब जब उसको लगता था कि भाई अब करना चाहिए हमें, तो तभी वो मतलब परामर्श करती थी। शुरू से ही हमेशा विदेश राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माण की प्रणाली को व्यवस्थित किए जाने के बारे में कुछ हल्की आवाज़ से में विचार सामने आते रहे। प्रोफेसर KP मिश्रा और के सुब्रमण्यम ने सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने का सुझाव दिया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसको गठन करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था KP मिश्रा और के सुब्रमण्यम के द्वारा, यानी कि दोनों जो थे उन्होंने प्रस्ताव रखा और सुझाव दिया। KP मिश्रा ने विशेषज्ञ सलाहकार समिति की आवश्यकता और नीति नियोजन की आवश्यकता को रेखांकित किया, किंतु सुब्रमण्यम ने नीति चर्चा परिषद के स्थान पर नीति निर्माण सचिवालय सृजित करने पर जोर दिया। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि सामूहिक नीति निर्माण के लिए कैबिनेट प्रणाली उपलब्ध कराई जाती है। तब उस समय की राजनीति मामलों में संबंधित कैबिनेट समिति यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA ने अमेरिका के विचार विमर्शी निकाय की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर विचार किया। किंतु जे बंदोपाध्याय ने अपनी कृति मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में अमेरिकी मॉडल पर विदेश नीति परिषद बनाने के पक्ष में विचार व्यक्त किए। किंतु जब भी हम भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करेंगे तो इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि हमारे कई कार्यपालक हैं और यहाँ सामूहिक नीति निर्माण तंत्र पहले से ही मौजूद है। लेकिन अनुभव से पता चलता है कि प्रधानमंत्री अगर ऐसे उचित समझे तो राजनीतिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति यानी कि CCPA की बैठकें आयोजित नहीं कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं 1991 के बाद जो नरसिंह राव थे वो अपने आंतरिक चुनौती का सामना, उन्हें जो आंतरिक चुनौती थी उनके टाइम में उनका सामना करना पड़ा। उनके नेतृत्व को चुनौती तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने दी और 1993 के बाद नरसिंह राव ने राजनीतिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उस बैठक में अर्जुन सिंह आए। इसलिए नरसिंह राव के कार्यकाल के दौरान कोई संस्थागत या व्यवस्थित चर्चा नहीं हुई। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संसद के अधिनियम द्वारा बनाई गई और न ही कार्यकारिणी आदेश के द्वारा सृजित की गई। लोगों की भारी मांग और विशेष तौर पर सभी राजनीतिक दल भारत में नीति निर्माण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने के पक्ष में थे। अंततः वाजपेयी सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष तथा विदेश, रक्षा, गृह और वित्त मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस परिषद के सदस्य हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो यात्रा है वो काफ़ी लंबी रही है।
यानी कि यह यात्रा सन 1950 से चली आ रही है, जो कि 1950 में, फिर उसके बाद इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर उसके बाद नरसिंह राव जी, फिर उसके बाद 1898 में यानी कि वाजपेयी के द्वारा इस यात्रा को समाप्त किया जाता है, यानी कि इस यात्रा में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष तथा, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया कि जो प्रधानमंत्री तो इसका अध्यक्ष होते हैं, विदेश रक्षा गृह मंत्री इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष और नामित सदस्य होते हैं। और इसके लिए अगर हम बात करें तो जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा के क्षेत्र में नामित विशेषज्ञ, विदेश सेवा के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षाविद और वरिष्ठ नौकरशाह और सेना प्रमुख जैसे कुछ विशेषज्ञ भी शामिल हैं। चूंकि मंत्री व्यस्त राजनीतिज्ञ होते हैं, इसलिए उनके पास सुरक्षा नीति निर्धारण सरीख की समस्याओं पर पहले से ही विचार करने का पर्याप्त समय नहीं होता। यही कारण है कि इसमें सामरिक कोर, जो स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप है, वह भी है। इस समूह में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल प्रधान विभागों के सचिव आदि, सूचना ब्यूरो और रो के प्रमुख शामिल होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब यह जो हमारा SCG है, इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख रहेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल प्रधान विभागों के सचिव रहेंगे और इंटेलिजेंस ब्यूरो और रो के जो प्रमुख है, चीफ है, वो सब शामिल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए सचिवालय की आवश्यकता है, किंतु सरकार ने संयुक्त इंटेलिजेंस कमेटी यानी कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी को परिषद के सचिवालय के रूप में द्विगुणित किया है। वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सफलता के लिए ऐसे अधिकारी की आवश्यकता है जो नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की सलाह से सभी संबद्ध पक्षों में समन्वय कर सके। वर्तमान योजना में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। योजना में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड भी उपलब्ध है। 1998 में जब इस बोर्ड का गठन किया गया था, तब इसके 27 सदस्य थे। इसमें शिक्षाविद, पत्रकार, रक्षा विशेषज्ञ और आम लोगों में विशिष्ट पहचान बनाए हुए व्यक्ति शामिल थे। इसमें कुछ जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड वगैरह है, परिषद वगैरह है, उसके कुछ सुझाव और कमिटमेंट दिए हुए हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री का कार्यालय। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी ये सर्वज्ञात है कि संसदीय सरकार, कैबिनेट सरकार बन गई और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे प्रधानमंत्रित्व सरकार बन गई। तब से सभी नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री का स्थान महत्वपूर्ण बन गया। इस प्रकार विदेश नीति निर्माण सहित नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे कि हमने बताया कि कोई भी जब नीति निर्माण होता है तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सब उस नीति का बनाने में अंतिम रूप देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की थी, जैसे कि आपको पता ही है। यह सचिवालय बाद में जब प्रधानमंत्री बने तो 1964 में प्रधानमंत्री कार्यालय बन गया। वे स्वयं विदेशी मामलों में बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं थे। सर्वप्रथम उन्होंने पूर्णकालिक विदेश मंत्री को नियुक्त किया और नेहरू विदेश मंत्रालय को स्वयं देखते थे। जैसे कि आपको बताया हमने कि जो नेहरू जी थे वो विदेश मंत्रालय को स्वयं देखते थे या एक दो जो उसके निजी लोग थे उनसे वो परामर्श लेकर के उन पर जो विदेश नीति है, विदेश मुद्दे हैं, उन पर निर्णय लेते थे। इसलिए स्वाभाविक था कि वे अपने कार्यालय के माध्यम से विदेश नीति संबंधी कार्य देखते थे। शास्त्री ने विदेश नीति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ सिविल सेवक LK झा की योग्यता का उपयोग किया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रमुख भूमिका निभाने की प्रवृत्ति श्रीमती गांधी के कार्यकाल के दौरान रही है। श्रीमती गांधी ने कुछ समय तक विदेश मंत्रालय का काम भी देखा और बाद में उन्होंने अलग से विदेश मंत्रालय की नियुक्ति की। यानी कि 1967 से और 1970 तक यानी कि 3 साल से 4 साल तक उन्होंने जो विदेश मंत्रालय था उसका काम भी देखा था और बाद में उन्होंने क्या किया कि विदेश मंत्री की नियुक्ति की। उनकी शक्ति की पराकाष्ठा पाकिस्तान के साथ 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान रही। उनके कार्यालय में PN हक्सर और DP धर जैसे विश्वसनीय सहायक थे। उन्होंने बांग्लादेश संकट पर विदेश शक्तियों के साथ बातचीत की, युद्ध की विस्तृत योजना बनाई। पाकिस्तान की हार के साथ युद्ध की समाप्ति के बाद शिमला में निपुणता के साथ समझौते की बातचीत की और 1972 में शिमला समझौता किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय में अनेक संयुक्त सचिव, उप सचिव, विशेष कार्य अधिकारी और अन्य अधिकारी होते हैं। इसमें से प्रत्येक अधिकारी प्रधानमंत्री के कार्यालय से संबंधित अलग अलग कामों को देखता है। वर्तमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए यानी कि सरकार में नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय धीरे धीरे शक्तिशाली बन गया। सामान्यतः प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भारत की विदेश नीति को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में शामिल नहीं है और नहीं किया जाता, क्योंकि यह कार्य प्रधानमंत्री अथवा विदेश मंत्री अथवा विदेश सचिव का होता है। किंतु पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्र ने न केवल विदेश नीति के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया, बल्कि कई अवसरों पर लोक नीति निर्माण भी सुनाए। संसद के बारे में हम बात करते हैं तो संसद, आपने पिछले भाग में यह जानकारी प्राप्त की कि विदेश नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका है, किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय विदेश नीति में अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे में यह प्रश्न उभरता है कि यदि उपयुक्त कार्यकारी शाखा के भीतर विदेश नीति निर्धारण का संक्षिप्त विवरण है तो फिर संसद की क्या जैसा कि आप जानते हैं, राजनयिक, वाणिज्य और व्यापार, प्रतिनिधित्व, युद्ध और शांति, संयुक्त राष्ट्र, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप और नेचुरलाइजेशन आदि सूची में शामिल विदेश नीति संबंधी कई मामलों में लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार केवल संसद को ही है। मतलब आपको पता ही है कि जो जैसे नागरिकता की अगर हम बात करें या देशीकरण की बात करें या हम युद्ध या शांति की बात करें या संयुक्त राष्ट्र की बात करें, इन तरह के जितने भी अधिकार है और इन पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ संसद को ही है। संधियों को अनुमोदित करने की शक्ति संसद को है। जैसे अगर यहाँ पर पूछा जाए कि संसद की पावर क्या क्या है विदेश नीति के प्रोस्पेक्टिव में, तो आप बता सकते हैं कि जितने भी अगर युद्ध एवं शांति की बात की जाए या संयुक्त राष्ट्र नागरिकता या संघ सूची में विदेश नीति संबंधी मामलों में विधि बनाना हो या संधियों को अनुमोदित करना हो, तो यहाँ शक्ति किसको है? संसद को, सिर्फ संसद को है। किंतु संधियों की मूल विषय वस्तु का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और फिर संसद से उनका अनुमोदन प्राप्त करती है। और भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि के मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 में संधि पर हस्ताक्षर होने से 1 घंटे पहले संसद को इस संधि के बारे में सूचित किया था कि यह संधि किस प्रकार की है, इस संधि होने से क्या होगा। और इसी तरह से उसके बाद हम बात करते हैं संसदीय समितियाँ की। तो प्रत्येक मंत्री की सहायता के लिए संसद ने परामर्शदात्री समितियाँ यानी कि कंसुलेटिव कमेटीज बनाई है। जब संबंध मंत्री को उपयुक्त प्रतीत होता है तो वह परामर्शदात्री समिति की बैठकें बुलाता है। यानी कि जब मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई भी कमेटी है, किसी चीज़ की भी कमेटी है मान लो, और उस कमेटी से जो मंत्री संबंध रखते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि अभी परामर्श की जरूरत है तो वह कमेटी को बुला सकता है, उनकी बैठक करा सकता है। चूंकि इन समितियों का अपना कोई स्वतंत्र संचालन नहीं होता है, इसलिए विदेश मंत्री पहले से ही घोषित नीति को स्पष्ट करने अथवा उस पर चर्चा करने के लिए समिति की बैठक बुलाता है। परामर्शदात्री समिति में कोई भी नए मुद्दे नहीं उठाए जाते। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं विदेश मंत्री भी थे, इसलिए वे परामर्शदात्री समिति को प्रभावशाली निकाय अथवा विचारक समाज के रूप में इस्तेमाल करते थे। किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के शुरू में विदेश मामलों की परामर्शदात्री समिति का अपेक्षाकृत अधिक बैठकें बुलाई जाती थी। किंतु 1971 के आम चुनावों के बाद जब उन्होंने अपनी शक्ति को समेकित कर लिया तो विदेश मामलों की परामर्शदात्री समिति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसका एक परिणाम यह था कि 1971 की भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर
करने से पूर्व अथवा बाद में कोई परामर्शदात्री समिति की बैठक नहीं हुई थी, जबकि संधि प्रस्ताव कुछ वर्षों तक श्रीमती गांधी जी के पास ही था। इसी प्रकार 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ और इसकी उसी वर्ष 28 जुलाई को भारत द्वारा पुष्टि की गई, किंतु बंदोपाध्याय ने यह संकेत किया कि समझौता होने के बाद 3 जुलाई को और फिर समझौते की पुष्टि होने के 1 महीने के बाद 28 अगस्त को परामर्शदात्री समिति की बैठकें तो हुई थी, किंतु इन दोनों ही बैठकों में शिमला समझौते का कार्य सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में। तो आकलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक आश्वास समिति यानी कि पब्लिक अश्योरेंस कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टीमेट कमेटी जैसे संसद की स्थायी समितियां हैं जिन्हें विशेष सांविधिक शक्तियां प्राप्त है। ये समितियां विदेश और रक्षा नीति की कार्यशीलता से संबंधित मुद्दों की जांच करती है और कर सकती है। उदाहरण के लिए 1976 से 77 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आकलन समिति ने विदेशों में दूतावासों के काम करने की जांच की, और इसी प्रकार लोक लेखा समिति और लोक आश्वासन समिति जैसी अन्य समितियों ने विदेश संबंधी मामलों को लागू करने वाले एजेंसियों के लेखों की जांच की अथवा संसद के दोनों सदनों में आश्वासन दिया। किंतु 1970 और 1980 के दशकों के दौरान कई विदेश नीति विद्वानों ने विदेश संबंधी मामलों और रक्षा पर चर्चा करने के लिए स्थायी समिति स्थापित करने की आवश्यकता का सुझाव दिया था, किंतु राजनीतिक वर्ग का यह मानना रहा है कि संसदीय समिति प्रणाली अमेरिका जैसी राष्ट्रपति प्रणाली के तो अनुकूल है, किंतु संसदीय सरकार के अनुकूल नहीं है। फिर भी कुछ विदेश नीति विशेषज्ञों की लगातार लॉबिंग के बाद अंततः सरकार ने विदेश मामलों और रक्षा से संबंधित संसदीय समितियां गठित करने का निर्णय लिया। ये समितियां 1991 में स्थापित की गई। इसके बाद हम इसके सारांश की बात कर लेते हैं। घरेलू आवश्यकताएं मोटे तौर पर विदेश नीति निर्णयों की रूपरेखा निर्धारित करती है, और विदेश नीति निर्माण में लोगों के राजनीतिक प्रतिनिधियों का विदेश नीति निर्माण में अंततः नियंत्रण रहता है, किंतु भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से चुने मंत्री विदेश सेवा अधिकारियों की सलाह मशवरे से ज़्यादातर नीति निर्माण करते हैं। इस इकाई में हमने इस प्रकार की विदेश मंत्रालय श्रीखी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थिति का विश्लेषण किया, जिसमें कई वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी हैं। ये अधिकारी विभिन्न विभागों और अनुभागों के द्वारा विभिन्न महाद्वीपों, क्षेत्रों और संगठनों से संबंधित कार्यों की देखरेख करते हैं। नौकरशाहों के स्तर पर विदेश मंत्रालय का अध्यक्ष सचिव होता है, जैसे कि आपको बताया हमने, विदेश मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है? सचिव होता है। और हमने यह भी बताया कि इसमें इसकी मदद करने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उन वरिष्ठ अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? एक को जाना जाता है लेफ्ट, ईस्ट, और एक को वेस्ट। इसी तरह से इन दोनों की हेल्प करने के लिए 3 अधिकारी और होते हैं जो IFS होते हैं, और जिनको मतलब सचिव बोलते हैं। और इसी तरह से मतलब जो कैबिनेट का जो चलता है, कैबिनेट का जो कार्य चलता है, नीति बनाने का काम चलता है। और यह नीति बनाने का कार्य पूर्ण कब होता है? यह जो हमारे प्रधानमंत्री है, मतलब जिस समय में प्रधानमंत्री है, जो जैसे कि आज का प्रधानमंत्री की कोई नीति बन रही है, तो आज का प्रधानमंत्री जो है उसका अध्यक्ष रहेगा, और उसकी जो कमेटी है, समिति है, वो सब मिल करके नीति बनाएगी। उन सब चीज़ों में मतलब कि विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। वो जो अंतिम रूप है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? वो प्रधानमंत्री और उसकी कमेटी के द्वारा। और इसी तरह से जो इसमें रोल रहता है वो एक IFS देखोगे तो मतलब जो उसके सचिव होते हैं, विदेश सचिव, उनका बहुत बड़ा रोल होता है जो कि नीति बनाते हैं। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन है अभ्यास के लिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है विदेश मंत्रालय की संरचना और कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको रीड करना है, और जब आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको मतलब एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि विदेश मंत्रालय की संरचना कैसी है, इसमें कौन कौन होते हैं। और फिर जब आपको यही पता चल गया कि इसमें कौन कौन होते हैं तो उनके कार्य क्या होते हैं, आप अच्छे से लिख पाएंगे। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
और परिषद के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि जो यह दौड़ रही है यह काफ़ी लंबी रही है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने की। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में यह 1950 से शुरू हुई थी, यानी कि पहले जो हमारे नेहरू जी थे वो नेहरू जी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या कोई भी कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट के अंदर विदेश क्या बोलते हैं विदेश सचिव नहीं रखते थे, क्योंकि अगर उनको कोई भी विदेशी मुद्दों पर अगर कोई निर्णय लेना होता था या कोई नीति निर्माण करना होता था, कोई किसी मुद्दे पर उसको कार्य करना होता था, तो वो या तो खुद से ही फैसला ले लेते थे या फिर जो उनके सगे संबंधी तो नहीं, मतलब उसको जो पर्सनल यानी कि निजी जो जिन पे वो ज़्यादा विश्वास करते थे उनसे वो सलाह लेकर के उस पर सलाह मशवरा करके उसको फाइनल करते थे। लेकिन बाद में ये देखा आपने जो इंदिरा जी थी, फिर उसके बाद हमारे क्या नाम है राजीव जी आए, फिर राजीव जी के बाद नरसिंह राव जी आए। इसी तरह से ये यात्रा चलते 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 कहाँ पर पहुँची, यह यात्रा पहुँची हमारी क्या बोलते हैं वाजपेयी जी के पास। तो वाजपेयी जी ने मतलब अपने कार्यकाल के दौरान इसको एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की गठन किया। इसी तरह से इसके जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो आप कर सकते हैं, हमने बता ही दिया, आपको कवर कर ही दिया। इसके बाद विदेश नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय के बढ़ते हुए प्रभाव को आप किस प्रकार व्याख्यायित करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया पहले किस तरह से ये मतलब कि एक विदेश नीति निर्माण में राष्ट्र क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री सलाह लेते थे, फिर धीरे धीरे करके इसको कैबिनेट के अंडर लिया और फिर उन्होंने मतलब जब चीज़ें कैबिनेट के अंडर आती है तो उसमें जो मंत्री रहते हैं प्रधानमंत्री देख लो एक तरीके से उसका जो मतलब उस पर अधिकार बढ़ जाता है और वो अपने हिसाब से उन फैसले लेता है। और इसी तरह से जब आप देखोगे तो इनके मतलब कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उनका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। फिर हम बात करते हैं विदेश नीति निर्माण में संसद की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो संसद की भूमिका के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि संसद की भूमिका किस तरह से होती है, कौन कौन से मुद्दे होते हैं जिस पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है विदेश नीति के प्रोस्पेक्टिव में, जो कि हमने बता दिया कि नेचुरलाइजेशन करना हो, देशीकरण करना हो, या फिर सिटीजनशिप का मामला हो, इस या विदेशी या फिर शांति का मामला हो या युद्ध का मामला हो। तो उस तरह की नीतियों पर सिर्फ संसद को अधिकार है कि वह मतलब कि कानून बना सकती है और वह कानून को इफेक्टिव कर सकती है। तो इसी तरह से हमने चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 4 इनके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। और फिर जो हम बात कर रहे थे इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो कि आप पढ़ करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं ताकि आपको जो है अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स आपको मिले। तो इसमें जो हमने कवर किया है कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप पढ़ करके जरूर जाइएगा ताकि आप अपना गोल अचीव कर सको। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे विदेश नीति निर्धारण और विदेश मंत्रालय के बारे में। तो यह क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ करके जा सकते हैं। जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका जो ओवरव्यू होता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी नीचे आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये है। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय का ये इसी में लिखवा दिया कि प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर किस तरह से हावी हो रहा है, ये दोनों मर्ज करके एक क्वेश्चन हमारा नीचे बन गया है। यानी कि आपको इसका जो बेसिक है व्यू वो लेना है, यानी कि एक ओवरव्यू लेना है। फिर संसद में संसदीय समितियों के बारे में, तो हमें ये जो पूरा देखना है वो किसके प्रोस्पेक्टिव में देखना है। वैसे संसद में काफ़ी समितियाँ होती है लेकिन हमें किसके प्रोस्पेक्टिव में देखना है, हमें देखना है विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और जो हमारी विदेश नीति है उसके प्रोस्पेक्टिव में हमें ये संसदीय समितियाँ देखनी है। फिर उसके सारांश के बारे में हमने आपको बता ही दिया, सारांश मतलब पूरा निचोड़ होता है। इसी तरह से जो हमारी ये यूनिट है वो ख़त्म होती है और हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। हमने इसमें देखो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS भी कवर किया है और इसके बाद हमने नेहरू जी की जो अच्छी बातें थी, नेहरू जी ने क्यों विदेश मंत्री नहीं रखे तो उन्होंने फैसले कैसे लिए, निर्णय कैसे किए विदेश नीति के ऊपर, विदेश मुद्दों के ऊपर, वो सब चीज़ें हमने इसमें कवर की है। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें कौन कौन लोग होते हैं और क्यों एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो IAFS अधिकारी होते हैं, यानी कि बहुत सीनियर, और वो किस तरह से एक मंत्री से या नेता से जो
कि नॉर्मल नेता है यानी कि जो आईएफएस नहीं है और वो नेता है, तो उससे किस तरह से वो बेहतर होता है, ये भी हमने आपको इसमें पढ़ाया है कि किस तरह से वो ज़्यादा मतलब उस चीज़ के बारे में, भौगोलिक इकाई, उसके सामरिक संबंध वगैरह के बारे में जानता है, और किस तरह से मतलब कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है और उनका मतलब कि किस तरह से एक योगदान रहता है इन सब चीज़ों में। और इसी तरह से जो हमारा ये यूनिट था, इस यूनिट में जो हमारे क्या बोलते हैं जेआईसी थी यानी कि जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी की हमने बात की, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर हमने इसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है उसके बारे में बात की। फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय ही हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके अंदर लिखवाई दिया। इसी तरह से जो हमारा ये पूरा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, यानी कि टोटल 4 यूनिट हमने मतलब कंप्लीट कर लिए हैं बाकी लेक्चर्स के अंदर। तो अभी हमारा जो यूनिट रहेगा वो रहेगा यूनिट नंबर 5, यानी कि एमपीएससी का यूनिट 5। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे जैसे कि विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया, कैसे इसका विकास हुआ, और राजनीतिक दलों तथा जनसंचार माध्यमों, सामाजिक आंदोलनों, गैर संस्कारी सरकारी संगठनों, व्यापारी वर्ग, प्रवासी भारतीयों और चिंतन समूहों जैसे दबाव समूह की भूमिका के बारे में। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करेंगे, फिर राजनीतिक दल और विदेश नीति के बारे में बात करेंगे, फिर राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र, फिर जनमत और राजनीतिक दल, फिर दबाव समूह, जनसंचार माध्यम, मीडिया, फिर मुद्रित माध्यम, फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, फिर सामाजिक आंदोलन और गैर सरकारी संगठन, व्यापारी वर्ग, प्रवासी भारतीय, यानी कि हमने जो इसके टाइटल में पढ़ा है वो सब चीज़ें इसमें दी हुई है, यानी कि टॉपिक वाइज दी हुई है, और इसमें हम टोटल 9 टॉपिक कवर करेंगे और जो 10वां रहेगा वो हमारा सारांश रहेगा। सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं। तो भारत में औपचारिक रूप से विदेश नीति तैयार करने वालों के सामने विदेश नीति से जुड़ी समस्याएं कैसे रखी जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हम विदेश नीति तैयार करते हैं और जो लोग विदेश नीति को तैयार करते हैं तो उसके सामने हम विदेश नीति से जुड़ी समस्याएं, माने कि हम अमेरिका के साथ अगर हम कोई विदेश नीति बनाना चाहते हैं तो उनसे हम नीति बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं होगी उस विदेश नीति से जुड़ी हुई, तो हम वो कैसे रखेंगे। और यह कहना सही होगा कि अधिकतर समस्याएं तभी सामने आती है जब अन्य देश किसी नीति से संबंधित ऐसा कदम उठाते हैं जिससे भारतीय हित प्रभावित होते हैं। मतलब हम क्यों ऐसी नीति बनाते हैं, नीति हमें क्यों बनानी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी पड़ोस में अगर मान लो एक पार्किंग है और उस पार्किंग में आपने देखा कि सभी को इक्वली जगह दी हुई है, लेकिन एक आदमी क्या करता है कि अपनी गाड़ी की जगह या तो गलत पार्क करता है गाड़ी को, या फिर वो आपकी पार्किंग में आके पार्क कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो हित है वो अफेक्ट हो रहा है, यानी कि आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। तभी आपको क्या है कि नीति बनानी पड़ेगी कि भाई या तो आप इधर खड़ी कीजिए या इधर खड़ी कीजिए, और रिक्वेस्ट करेंगे या जो भी मतलब आपका रवैया रहेगा वो मतलब आप स्पष्ट करेंगे कि भाई ऐसे कर लेते हैं ताकि दोनों का मतलब काम चल जाए। तो इसी तरह से जब भी कोई नीति बनाते हैं तो आपको देखा होगा कि नीति बनाते समय इन सब चीज़ों का मतलब हितों का ध्यान रखा जाता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में यानी कि 1967 से 1970 तक विदेश मंत्री जो थे वो दिनेश सिंह थे। उन्होंने भारतीय विदेश नीति में जैसे कि बताया कि उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला, उसे सिर्फ जवाब ही देने पड़े। तो विदेश नीति थी जो यानी कि काम चलाने और पेश आने वाली परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया भर करने की नीति है। तो मतलब दिनेश सिंह ने कहा कि जो विदेश नीति है वो काम चलाने और पेश आने वाली परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया भर करने की नीति, मतलब प्रतिक्रिया कर सकते हो आप बस, बट उस पर आप एक्शन नहीं ले सकते। ये दिनेश जी के व्यू थे। जो दिनेश जी थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में यानी कि 1967 से 1970 तक विदेश मंत्री रहे हैं। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति में ज़्यादा जोर अन्य देशों के कामों पर प्रतिक्रिया करने पर दिया जाता है, और जो भारतीय विदेश नीति है इसमें ज़्यादा जोर कहाँ दिया जाता है, अन्य देशों के कामों पर प्रतिक्रिया करने पर दिया जाता है। यानी कि सब हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे काम हो नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रतिक्रिया देखी जा रही है। और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे कि सिर्फ प्रतिक्रिया ही कर दिया, आतंकवाद ने कोई मतलब यहाँ पे हादसा किया और हम सिर्फ प्रतिक्रिया ही करते रह गए। समाचार पत्रों में आए दिन छपता रहता है कि एक दिन कश्मीर के किसी एक स्थान पर आतंकवादी ने 5 निर्दोष लोगों को मार डाला, तो किसी अन्य दिन जम्मू में लोग मारे जाते हैं। यह सिलसिला चलता ही रहता है।
सरकार को इस पर प्रतिक्रिया प्रकट करनी होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की प्रतिक्रिया के बीच राजनीतिक दल, जनसमूह, मीडिया आदि भी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो मीडिया है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मतलब घटना को या किसी भी जो मुद्दा दबाया जा रहा है उसको बाहर लाने में। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मीडिया आने से बहुत अच्छा भी हुआ है, और अगर आप इसकी अच्छाई देखोगे तो बहुत ही अच्छाई है और बुराई देखोगे तो बहुत ही बुराई है, लेकिन अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है। तो विदेश नीति से संबंधित पहल सामान्यतः सरकार की ओर से की जाती है, परंतु लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत में विदेश नीति से जुड़े कदम सरकार के औपचारिक तंत्र से बाहर से भी उठाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर आप विदेश नीति बना रहे हैं, अगर हमें किसी देश के साथ कोई विदेश नीति बनानी है या कोई विदेश नीति हमें लागू करनी है, तो ऐसे कदम जो होते हैं अक्सर जो विदेश नीति बना रहे हैं वो सरकार उठाती है। लेकिन अगर आपने देखा होगा भारत लोकतांत्रिक देश है तो इन्हें बाहर से भी मतलब विदेश नीति बनाने का ऑफर मिलते रहे मतलब ये, और ऐसे कदम बाहर से भी उठाए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था विदेश नीति आंतरिक नीति का अनुसरण करेगी। जो विदेश नीति है वो आंतरिक नीति का अनुसरण करेगी, जो इंटरनल जो उनकी नीति होगी, पॉलिसी होगी, उसका अनुसरण कौन करेगी? विदेश नीति करेगी। यद्यपि भारत की विदेश नीति विश्व के अन्य देशों की नीति से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत ने जितनी भी नीति है, जितने भी काम है, जितने भी मतलब रूल रेगुलेशन है वो मोस्टली बाहर के संविधान से और बाहर के मतलब देश की अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर ही बनाए हुए हैं। वास्तव में जब देखोगे तो विदेश नीति का निर्धारण देश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसलिए विदेश नीति के विकास में समाज के योगदान का बहुत महत्व है। यह योगदान कई स्रोतों से होता है। जैसे कि आपको हमने यहाँ पर बोला कि मतलब समाज का बहुत योगदान है विदेश नीति के विकास में। तो कैसे मतलब समाज का योगदान है, तो हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता इस तरह के योगदान का सबसे बड़ा स्रोत होती है, परंतु लोगों की राय मुख्य रूप से राजनीतिक दलों या जनसंचार माध्यमों यानी कि पत्र, पत्रिका और रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा व्यक्त की जाती है। यानी कि लोग अपने व्यूज़ देते हैं, किसी भी नीति बनती है तो उस पर अपने व्यूज़ देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें मतलब ध्यान में रखी जाती है। फिर राजनीतिक दलों की मुख्य चिंता सत्ता हासिल करना होती है। जैसे कि आपको पता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी जो सबसे मुख्य चिंता है, टेंशन का जो कारण होता है वो रहता है सत्ता मिल जाए कैसे भी, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। तो राजनीतिक सत्ता हथियाने और उस पर काबिज रहने के अपने प्रयासों के अंतर्गत ही राजनीतिक दल विदेश नीति संबंधी समस्याएं उठाते हैं और नीति निर्धारण करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अन्य लोकतांत्रिक देशों की भांति भारत में कुछ दबाव समूह सक्रिय है। जैसे कि आपको पता है प्रेशर ग्रुप भी इंडिया के अंदर है। ये समूह विदेश नीति के किसी कदम का समर्थन या विरोध कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रेशर ग्रुप होते हैं। प्रेशर ग्रुप एक तरह से देखा जाए तो जैसे कई तरह, जैसे आपने देखा होगा बजरंग दल वगैरह है या आरएसएस है या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ग्रुप बने हुए हैं। तो जैसे ही उनको लगता है कि भाई उनके हितों की अगर उपेक्षा की जा रही है तो वो फिर अपना मतलब प्रदर्शन कर देते हैं, वो समर्थन नहीं करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट कुछ अच्छी नीति बना रही है तो वो उस चीज़ का मतलब समर्थन भी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रेशर ग्रुप ही होते हैं। वे अपने समर्थकों, ग्राहकों और कार्यक्षेत्रों के अनुरूप नीति प्रस्तावित करते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों का भी विदेश नीति निर्धारण में योगदान रहता है। वे बाहरी देशों के प्रति भारत के बर्ताव को भी प्रभावित करते हैं। भारत में विशेषज्ञों के भी कुछ समूह आए हैं जिन्हें चिंतन समूह यानी थिंक टैंक कहा जाता है। ये समूह विदेश नीति से संबंधित मामलों का गहराई से अध्ययन करके सरकार को उपयुक्त सुझाव देते हैं। इस इकाई में इन्हीं सब संगठनों का, जैसे कि हम इस इकाई के अंदर इन्हीं सभी का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दल और विदेश नीति। तो कैसे जो राजनीतिक दल होते हैं विदेश नीति बनाते हैं, तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो भारतीय लोकतंत्र में सरकार में किसी एक, दो या अधिक राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहता है। यानी कि या तो एक सरकार जैसे चुन के आ गई, बहुमत से आ गई, तो उसमें एक सरकार, एक बंदे वो उस संसद में एक का भी गठबंधन नहीं रहेगा, मतलब वो रहेगी, लेकिन जो नेता चुनकर आए हैं वो संसद में रहेंगे। उसके बाद दो या दो से अधिक राजनीतिक दल,
यानी कि आपने देखा होगा कि संसद के अंदर बीजेपी भी है और कांग्रेस के भी है, बसपा के भी है, मतलब ऐसे आपने देखा होगा ना कि हर पार्टी के लोग संसद में रहते हैं और सरकार में रहते हैं। जहाँ दो दलीय लोकतांत्रिक प्रणाली है वहाँ दूसरा दल विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में अगर दो दल बन गए, एक प्रमुख दल रहता है जो गठबंधन करके या स्वायत्त तरीके से सरकार बना लेता है और जिनकी वोट ज़्यादा होती है, जिनके एमपी ज़्यादा होते हैं, और एक दूसरा जो दल रहता है जिसकी मतलब सीटें रहती है, कुछ निर्धारित सीटें रहती हैं, जो अगर उस सीटों को पा लेता है तो वो विपक्षी दल का कार्य करता है, देश की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश भी करता है। जैसे कि आपको पता है विपक्षी दल जब भी कोई बड़ी सरकार, बड़े पार्टी रहती है, बहुमत में रहती है, तो उनको नीति बनाने में आसानी होती है। अगर वहीं पर दो दल हो जाते हैं, एक विपक्षी दल भी खड़ा हो जाता है, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के जो हैं हमारे राहुल गांधी, वो विपक्षी नेता है, तो उनका क्या है कि वो जैसे अगर कोई भी नीति बनती है तो उनका समर्थन भी कर सकते हैं और उनका विरोध भी कर सकते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ऐसे। तो सरकार भी विरोधी दल के दृष्टिकोण को समझ लेती है और वह अपने आप में नीति निर्धारण पर प्रभाव बन जाता है। विरोधी दल की नीतिगत घोषणाएं भी उसके सत्तारूढ़ होने पर लोगों की नीतिगत आकांक्षाएं बन जाती है। उदाहरण के लिए जब कोई विरोधी दल कहता है कि वह रोजगार की तलाश में आने वाले बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाएगा, तो उससे अपेक्षा रहती है कि सरकार में आने पर वह अपना वचन पूरा करे। लोकतंत्र की सार्थकता पर आप कितना भी संदेह करें, यह सच्चाई है कि जो राजनीतिक दल अपने महत्वपूर्ण वायदों को पूरा नहीं करता, उसकी जल्द ही विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर आपने किसी से वादा कर दिया, जनता से वादा कर दिया कि मैं जब मेरी पार्टी आएगी या जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं आपको इतने रुपए आपके अकाउंट में डालूंगा या मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो आपने देखा होगा जब उनकी सरकार बनती है और वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो उसका जनता का उन पर विश्वास था, जनता ने उन्हें वोट दिया, तो वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो साम्यवादी सरकार वाले देशों पर यह बातें लागू नहीं होती है क्योंकि अकेले कम्युनिस्ट पार्टी ही विदेश नीति तय करती है। भारत की तरह जहां बहुत सारे राजनीतिक दल है वहां उनका प्रभाव सरकार के साथ उसकी निकटता पर आधारित होता है। अब यह देखना है कि भारत में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। स्वतंत्रता से पहले विशेषकर 1930 के दशक से राजनीतिक दलों का अस्तित्व रहा है, परंतु उपनिवेशवादी इंग्लैंड का ही भारत की विदेश नीति पर नियंत्रण था। इसलिए विदेश नीति का निर्धारण तो दूर, उसे प्रभावित करने में भी भारतीय द्वारा गठित राजनीतिक दलों का कोई योगदान नहीं था। इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 1930 की बात करें तो उस टाइम में हमारी सरकार नहीं थी। हम किसके उपनिवेश थे? हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे। तो इंग्लैंड ने जो विदेश नीति बना रखी थी उसमें जो भारतीय लोग थे वो घुसपैठ नहीं कर सकते थे, उसको प्रभावित वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका उसमें कोई योगदान था ही नहीं। यही कारण है कि कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लोकतंत्र समर्थक रवैया अपनाया, जबकि समाजवादी दल समाजवाद के पक्ष में रहे, परंतु हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी संकीर्णतावादी पार्टियां केवल हिंदू और मुसलमानों के हितों की बात करती रही। जैसा कि मैंने आपको बता दिया प्रेशर ग्रुप के बारे में। फिर उसके बाद बात करते हैं, कांग्रेस ने सत्ता के प्रारंभिक वर्षों में समाजवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद के विरोध पर बल दिया। कांग्रेस के विदेश नीति उद्देश्य वही है जिनका जिक्र कांग्रेस कार्यालय के 1948 के अधिवेशन में किया गया था। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जिन पर कांग्रेस पिछले वर्षों में अमल करती रही है। यह सिद्धांत है विश्व शांति को बढ़ावा, सभी देशों की स्वतंत्रता, नस्ल संबंधी समानता और साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का उन्मूलन। कांग्रेस विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के उन देशों की आज़ादी के पक्ष में थी जो कई पीढ़ियों से तरह तरह की उपनिवेशवाद का बोझ झेल रहे थे। भारत की विदेश नीति का यह सतत उद्देश्य होना चाहिए कि सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए जाए, देश सैनिक गुटों तथा इसी तरह के अन्य ऐसे गठबंधनों के चंगुल में न फंसे जो विश्व को प्रतिद्वंदी गुटों में बांटकर विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करते हैं। विदेशी मामलों और देश के आर्थिक विकास में कार्य करने की स्वतंत्रता कायम रखते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में शांति और स्वतंत्रता बनाए रखने में अन्य देशों से सहयोग करने का काम जारी रखना चाहिए। 1980 के दशक तक कांग्रेस की विदेश नीति इसी सिद्धांत से निर्देशित होती रही है।
किसी भी निश्चित समय पर सरकार किसी न किसी दल द्वारा नियंत्रित रहती है। स्वतंत्रता के पश्चात 1977 तक और उसके बाद 1980 से 1986 तक केंद्र सरकार पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस अपने अधिवेशनों में उस समय की विदेश नीति संबंधी मामलों पर विचार करती रही और पार्टी की सहमति के आधार पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। भारत की विदेश नीति की नींव देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डाली। उनका मूल सिद्धांत था गुटनिरपेक्षता, यानी एक नवोदित राष्ट्र के रूप में भारत सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व वाले भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की जो नेहरू जी ने बात रखी थी, ना तो वो सोवियत संघ में जाएगा, ना ही अमेरिका के नेतृत्व करने वाले किसी गुट में शामिल होगा। कांग्रेस पार्टी गुटनिरपेक्षता की मुखर प्रवक्ता बन गई। अन्य अधिकतर पार्टियां इस नीति में मामूली मीन मेख निकालती थी, उनके अमल की आलोचना ही कर पाती थी। केंद्र में बनी पहली गैर कांग्रेस सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार थी। यानी कि जो सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, वो गिर गई थी। यानी कि आपातकाल हो गया था। लोगों के अंदर जो विश्वास था इंदिरा जी के प्रति वो कम होने लगा था और उसी तरह से उस समय 1977 में गैर कांग्रेस सरकार जो कि आज़ादी के बाद से चली आ रही थी वो गिर गई और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी यानी कि जो आज बीजेपी है वो सरकार सत्ता में आई। विपक्ष में रहते हुए देसाई गुट निरपेक्षता की नीति के हमेशा आलोचक रहे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो मोरारजी देसाई थे वो गुट निरपेक्षता की नीति के हमेशा से ही मतलब आलोचक रहे थे। परंतु जनता पार्टी सरकार अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता से पहले वास्तविक यानी कि जेन्युइन शब्द जोड़ने से अधिक कोई परिवर्तन नहीं कर पाई और वह कांग्रेस द्वारा निर्धारित विदेश नीति का ही पालन करती रही। क्योंकि जो नेहरू जी की विदेश नीति थी वो काफ़ी अच्छी थी गुट निरपेक्षता वाली। परंतु समय बीतने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशनों में गुट निरपेक्षता की नीति में अपनी आस्था व्यक्त करती रही। 1991 में जो सोवियत संघ था वो बिखर गया था और गुट निरपेक्षता की नीति पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। 1993 में तिरुपति अधिवेशन में कांग्रेस ने गुट निरपेक्षता की नीति में अपना विश्वास दोहराया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जो उस समय प्रधानमंत्री थे ने इसके समर्थन में जोरदार भाषण दिया। 1996 के चुनाव के बाद सत्ता संभालने वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने गुट निरपेक्षता की नीति के अनुसरण का संकल्प व्यक्त किया। परंतु 1998 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 12 दलों के गठबंधन की सरकार ने अपने एजेंडे में गुट निरपेक्षता का उल्लेख नहीं किया। जैसे कि आपको पता है कि 1998 में फिर से 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने 12 दलों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई और उन्होंने फिर से गुट निरपेक्षता का उल्लेख नहीं किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि 77 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो मोरारजी देसाई ने भी गुट निरपेक्षता की मतलब गुट निरपेक्षता के कड़े आलोचक रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी उस चीज़ का उल्लेख नहीं किया था। इसीलिए जैसे कि आपने देखा कि 1998 में फिर से भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने 12 दलों से गठबंधन भी किया, लेकिन उन्होंने भी फिर से जो गुट निरपेक्षता है उसका उल्लेख नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और उसका पूर्ववर्ती रूप भारतीय जनसंघ इस बात के पक्षधर रहे हैं कि देश के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हथियार के रूप में परमाणु बम होना चाहिए। यानी कि जो बीजेपी सरकार है उसका जो पूर्ववर्ती रूप था भारतीय जनसंघ इस बात में हमेशा से पक्ष में रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मतलब उनके देश हित की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं कि उनके पास भी परमाणु बम होना चाहिए। तो 1991 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि वह सत्ता में आई तो वह भारतीय सेनाओं को परमाणु क्षमता प्रदान करेगी। यानी कि जो 1991 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु क्षमता वो अगर सत्ता में आती तो वो परमाणु क्षमता सेना को देगी। 1998 में 12 अन्य दलों के गठबंधन की मुख्य पार्टी के रूप में सत्ता में आ गई। फिर गठबंधन ने शासन का राष्ट्रीय एजेंडा जारी किया। एजेंडे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने का वायदा किया गया। एजेंडे में कहा गया कि यह परिषद देश की अब तक की पहली सामरिक सुरक्षा समीक्षा करेगी, यानी कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उसकी समीक्षा करेगी। उस समय तक बची एकमात्र महाशक्ति अमेरिका यह देखने के लिए गठबंधन
की गतिविधियों की निगरानी करता रहा कि भारत सरकार परमाणु परीक्षण करेगी। तो उस समय में जब बीजेपी सरकार आई तो जो अमेरिका था वो एकमात्र महाशक्ति था उस समय में, वो देखता रहा, वो निगरानी करता रहा कि भारत सरकार जो है वो परमाणु परीक्षण करेगी, जो क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दे दिया था कि अगर वो सत्ता में आई तो, और वो 1998 में सत्ता में भी आ गई। फिर मई 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पोखरण में, जैसे कि आपको पता ही है कि 1998 में अटल जी की सरकार के टाइम में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार थी, यानी कि 12 दलों के साथ उन्होंने गठबंधन करके बनाया था, उसने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिए और भारत को परमाणु शस्त्र संपन्न घोषित कर दिया। इससे अमेरिका को गहरा धक्का लगा, क्योंकि गहरा धक्का इसलिए लगा क्योंकि अमेरिका जो था वो उस समय महाशक्ति था और वो निगरानी कर रहा था, लेकिन उसकी निगरानी के बावजूद भी मतलब इंडिया ने ये सब चीज़ें कर दिखाई। अमेरिका शायद सोच रहा था कि भारत परमाणु हथियार बनाने से पहले सामरिक रक्षा समीक्षा करेगा, परंतु भारत सरकार ने परमाणु बम के परीक्षण का निर्णय कोई अचानक ही नहीं ले लिया था। ऊपर बताए गए एजेंडे में कहा गया कि देश की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए हम सब तरह के उपाय करेंगे और सभी उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हम परमाणु नीति का पूर्व मूल्यांकन करेंगे और राष्ट्रीय परमाणु शस्त्र बनाने के जो विकल्प है उसका उपयोग हम करेंगे। ऐसा मतलब कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोल दिया था। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के बारे में। जो राजनीतिक दल जिन मुख्य तरीकों से विदेश नीति के निर्धारण को प्रभावित करते हैं उनमें से एक है चुनाव के समय जारी किए जाने वाले घोषणा पत्र। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव के समय पे जितनी भी पार्टियां रहती है वो अपना अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है, मैनिफेस्टो देती है। सन की लोगों का कहना है कि चुनाव घोषणा पत्र रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है, यानी कि जो सन की लोग हैं, मतलब समझ ही सकते हैं सन की लोग किस तरह के होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है। कि अमेरिका में चुनाव घोषणा के लिए प्लेटफॉर्म शब्द के इस्तेमाल होता है, मतलब अमेरिका में जो घोषणा पत्र है उसके लिए प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, जो रेलगाड़ी में चढ़ने के खास मकसद के लिए काम में लाया जाता है और बाद में सभी प्लेटफॉर्म को भूल जाते हैं। परंतु कई बार घोषणा पत्र में उठाए गए मसले अपने पक्ष में लोकमत बनाने का आधार बन जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इसमें बताया गया है कि आलोचना की गई है कि कैसे मतलब कि लोग मतलब प्लेटफॉर्म शब्द का उपयोग करते हैं और वो बताते हैं कि लोग चुनाव में जीतने के लिए ऐसा करते हैं, मतलब मैनिफेस्टो जारी करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बताएं तो कांग्रेस ने 1980 के चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि सत्ता में आई तो वह कंपूचिया में वियतनाम द्वारा खड़ी की गई हैंग सैमरिन सरकार को मान्यता देगी। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। भारतीय, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार सत्ता में आई क्योंकि जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो गिर गई थी, और इंदिरा जी की सरकार भी मतलब जो 77 में गिर गई थी, तो 80 में फिर से इंदिरा गांधी जी की सत्ता आ गई और भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इस बात पर जोर दिया था, संसद में पार्टी के सदस्य यह मामला उठाकर सरकार पर दबाव बनाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीमती गांधी जी को जुलाई 1980 में हैंग सैमरिन सरकार को मान्यता देनी पड़ी। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में नीति निर्धारण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने की बात कही थी और उस समय सभी बड़े दलों के चुनाव घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन की चर्चा की गई थी। वास्तव में यह विचार 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल की ओर से सबसे पहले लाया गया था। बुद्धिजीवी और रक्षा विशेषज्ञ विश्व प्रताप सिंह सरकार से मांग करने लगे कि वह अपना वायदा पूरा करे। अक्टूबर 1990 में पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। जैसे कि हमने आपको ऊपर बता दिया है कि जो 1998 में विश्वनाथ जो चुनाव की घोषणा हुई थी तो लोगों ने अपने अपने मैनिफेस्टो देने शुरू किए थे। तो इसमें सभी लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया था कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की गठन करेगी, लेकिन इसमें जो सबसे पहले जो घोषणा की थी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 में की थी। इसलिए लोगों ने अपना मतलब
विश्वास जो था वो जनता पार्टी को दिया, और इसीलिए जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने 1990 में पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। कांग्रेस ने इस बारे में वायदा किया, परंतु 1991 से 1995 तक 5 वर्ष तक इस सत्ता में रहने के दौरान इसने उस पर अमल नहीं किया। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई, परंतु उसने भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नहीं बनाई, हालांकि उसने भी ऐसा करने का वायदा किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, जैसे कि आपको पता है, फिर सरकार आई, फिर राष्ट्रीय जनता पार्टी ने मतलब इसका गठन किया। जनमत और राजनीतिक दल की बात करते हैं। जनमत और राजनीतिक दल दोनों ही चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो राजनीतिक दलों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब किसी खास विदेश नीति के पक्ष में जनमत तैयार करना। अगर हम जनमत की बात करें तो जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को जनमत कहते हैं। किसी खास विदेश नीति के पक्ष में जनमत तैयार करना, उदाहरण के लिए भूतपूर्व राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस और जनसंघ द्वारा भारत में भारतीय जनता पार्टी इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध बढ़ाने के लिए अग्रणी पक्षधरों में थे। कांग्रेस के नेता और बाद में जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे डायन के साथ छिपे तौर पर मुलाकात भी की थी। और इसके बाद 1992 में कांग्रेस आई कि नरसिंह राव सरकार ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। दूसरी ओर विपक्षी दल द्वारा समर्थित विदेश नीति के पक्ष में जनमत जुटाते हैं। इस सिलसिले में यह याद रखना होगा कि मुस्लिम लीग और छोटी मुस्लिम पार्टियां इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध बढ़ाए जाने का जोरदार विरोध करती रही है, क्योंकि वे पश्चिम किनारा क्षेत्र में फिलिस्तीन प्रशासन तथा जनता के साथ लगातार टकराव के कारण इजराइल को इस्लाम विरोधी मानती है। मतलब जैसे कि देखा आपने कि किस तरह से मोरारजी देसाई इस चीज़ का समर्थन करते रहे हैं, और जो कांग्रेस की पार्टी है वो भी इस चीज़ का समर्थन करती रही है कि उन्हें इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने चाहिए। लेकिन जो विपक्षी दल है, यानी कि जो मुस्लिम लीग है और छोटी जो मुस्लिम पार्टियां है, वो इजराइल के साथ जो राजनीतिक संबंध है वो बनाने की बात को लगातार नकारती है। वो कहती है कि उनके साथ हमें राजनीतिक संबंध नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन प्रशासन है, उनके साथ वो बुरा कर रहे हैं, वो उनको मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं। और इसी तरह से उनको उनका मानना था, जो मुस्लिम लीग थी और जो छोटी मुस्लिम पार्टियां थी, उनका मानना था कि जो इजराइल है वो इस्लाम विरोधी है, उनका समर्थन हमें नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की मुख्य चिंता जो होती है वो है सत्ता हासिल करना। जैसे कि हमने आपको ऊपर बता दिया, वे विदेश मामलों में अपनी सफलताओं को चुनाव प्रचार के दौरान उछालते हैं, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर विदेश नीति संबंधी मुद्दों पर कभी कोई पार्टी चुनाव नहीं जीतती या हारती। फिर भी सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के विशेष प्रकोष्ठ होते हैं जो विदेश मामलों से संबंधित मसलों का अध्ययन और अनुसंधान करते हैं, बैठ के बुलाते हैं और प्रचार सामग्री तैयार करते हैं। इस प्रकार विदेश नीति के निर्धारण में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका जारी रहती है। फिर हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप की। तो जैसे कि मैंने आपको प्रेशर ग्रुप का मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है, बाकी फिर हम इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं। तो प्रेशर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके एग्जाम में आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो दबाव समूह को हित समूह भी कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मतलब जो दबाव समूह होते हैं वो अपने हित के बारे में बात करते हैं। जैसे क्योंकि किसी हित या हितों के समूह को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाते हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। ये दबाव समूह आंतरिक नीति के मामलों की तुलना में विदेश नीति को प्रभावित करने में कमजोर होते हैं। मतलब जो ये दबाव समूह होते हैं वो विदेश नीति को प्रभावित करने में कमजोर होते हैं। फिर भी ये समूह कभी कभी विदेश नीति को प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। अनेक दबाव समूह हैं जिनमें से कुछ खुलकर तो कुछ छिपकर तौर पर काम करते हैं। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो भारत तथा अन्य किसी देश के बीच संबंध बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक संगठन हुआ करता था, भारत सोवियत मैत्री संघ। इन संगठनों के संपर्क सूत्र विदेश मंत्रालय और संसद में रहते हैं। ये संगठन किसी देश के साथ संबंधों को संवारने या बिगाड़ने की दिशा में विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दबाव समूह की गतिविधियों के कारण 1948 से 1992 तक इजराइल के साथ भारत के राजनीतिक संबंध कायम नहीं हो सके। जैसे कि हमने ऊपर चर्चा करी है कि जो मोरारजी देसाई थे वो पक्ष में थे कि इजराइल के साथ हमारे सामरिक संबंध हो, हमारे राजनीतिक संबंध कायम रहे।
लेकिन जो कांग्रेस सरकार थी वो भी चाहती थी कि हमारे जो संबंध है वो रहे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मोरारजी देसाई सरकार नहीं थी फिर भी वो मोसे जी से मिले और मोसे से मतलब गुपचुप तरीके से उसने मुलाकात की। और फिर उन्होंने मतलब जब राजनयिक नीति के बारे में संबंध कायम करने की बात कही तो जो भारत के अंदर या मुस्लिम पार्टियां थी यानी कि जो मुस्लिम लीग थी या छोटी मुस्लिम पार्टियां थी उन्होंने उनका विरोध किया। तो मतलब वो चाहते थे कि सन 1948 से लेकर 1992 तक इसी तरह से इजराइल के साथ भारत के राजनयिक संबंध कायम नहीं हो सके। क्योंकि आपने देखा कि ये वैसे तो जो द्वीप समूह होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने 1948 से 1992 तक इजराइल के साथ जो भारत के संबंध थे वो कायम नहीं होने दिए। मतलब इनका ये बड़ा अफेक्ट है। बाकी ये विदेश नीति को इतना प्रभावित नहीं करते, ये कमज़ोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उन मतलब कि इजराइल के साथ भारत के संबंध को अच्छा नहीं होने दिया। इसके बाद बात करते हैं जनसंचार माध्यम यानी कि मीडिया। जैसे कि आप जानते हो मीडिया में जनसंचार के विभिन्न माध्यम शामिल है। पहला है मुद्रित माध्यम यानी कि समाचार पत्र, जो कि आप डेली पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं। इसके बाद रेडियो टेलीविज़न जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी कि एक आप पढ़कर करते हो, एक सुनकर करते हो, एक देखकर, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। और विदेश नीति को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण माध्यम है इंटरनेट, जो अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी न्यूज़ होती है वो इंस्टाग्राम पर या कोई भी मतलब सोशल मीडिया है उस पर बहुत जल्दी से हमारे पास पहुंच जाती है। क्योंकि आप देखोगे कि मीडिया भी आजकल लाइव हो गया है, तो कहीं भी किसी भी जगह की सूचना आप तुरंत ले सकते हो। क्योंकि हर टाइम आप टीवी के सामने नहीं बैठे रहते हो, लेकिन आप इंस्टाग्राम पर रील चला रहे हो, सेम टाइम वहाँ की सिचुएशन आपके पास आ गई। तो हम बात करते हैं जनसंचार माध्यम नीति निर्धारकों के फैसलों और उनकी अपनी टिप्पणियों के साथ जनता तक भी बात पहुंचाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। मुद्रित माध्यम की अगर बात करें तो सबसे पुराना माध्यम जो है वह है समाचार पत्र। नीति निर्धारक अखबार पढ़ते हैं, उसके जरिए समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्रों के संपादकीय और उनमें छपे लेख नीति निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बहुत से समाचार पत्रों के मालिक बड़े व्यापारी घराने से होते हैं। उनके प्रबंधकों एवं संपादकों के संपर्क मुख्य राजनीतिक दलों के साथ होते हैं। वे खास तरह की नीति और विचारधारा व्यक्त करते हैं जिसका असर पाठकों पर पड़ता है। कुछ पत्रिकाएं अक्सर निष्पक्ष विचारों की अपेक्षा कर पक्षपातपूर्ण विचार छापती है, जैसा कि आपको पता ही है। परंतु यह भी सच है कि जनसंचार माध्यम का प्रभाव बहुत सीमित होता है, क्योंकि ऐसी सूचना तब तक उसकी पहुंच बहुत कम होती है जो किसी नीति के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित कर सके। इसलिए आमतौर पर यह माध्यम नीति निर्धारकों द्वारा तय की गई नीति की ही चर्चा करता है और ज़्यादा हुआ तो उसका समर्थन या विरोध कर सकता है। उदाहरण के लिए श्रीमती गांधी ने जीवन भर अमेरिकी विरोधी नीति अपनाई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो नेहरू गांधी शासन के दौरान सरकार समर्थक बना रहा, कभी भी भारत अमेरिका संबंधों में सुधार की आवश्यकता का सुझाव नहीं दिया। परंतु जैसे ही राजीव गांधी ने पश्चिम समर्थक दृष्टि के लिए जाने जाते थे, जैसे कि आपको पता राजीव गांधी जो थे वो पश्चिम जो वेस्टर्न कल्चर है उसको मतलब समर्थन देते थे। सत्ता संभाली तो अखबार के संपादन में ऐसी आवश्यकता का सुझाव देने में देरी नहीं की। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम में भी आपको पता ही है कि देश की साक्षरता दर जो है 50% से भी कम होने के कारण जो लोग थे वो अखबार नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन वो सुन कर के उन सब चीज़ों को एक्सेस कर लेते थे। फिर हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की। तो जो सामाजिक आंदोलन है, भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, यानी कि आपको पता है भारत में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। भारत में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, भारत में अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार की जो जातीय है, निर्जातीय है वो पाई जाती है, नस्ल पाई जाती है। और इसी तरह से जब आप देखोगे तो भारत में जो मुसलमान की संख्या है वो 12% है और बहुत बड़ा समुदाय भी है, जैसे कि आपको पता है। देश के भीतर तथा इस्लामिक देशों के संदर्भ में उनकी गतिविधियां विदेश नीति को प्रभावित करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश नीति निर्धारकों ने 1992 तक इजराइल के साथ केवल वाणिज्य दूतावास के स्तर तक ही राजनयिक संबंध रखे। जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने मतलब 48 से लेके 1992 तक कैसे मतलब कि राजनयिक संबंध नहीं होने दिए थे। ऐसा माना जाता है कि भारतीय मुस्लिम जगत विशेषकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो बहुत से मुस्लिम संगठनों ने कोका कोला जैसी अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया।
मार्च 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के समय भी यही मांग दोहराई गई और मुस्लिम समुदाय का इस तरह का रवैया निश्चित तौर पर अरब जगत के प्रति सरकार की नीति को प्रभावित करता है। सरकार विश्व भर में मुस्लिम हितों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकती है। इसका ठोस रूप से चाहे कोई भी लाभ या हानि भले ही न हो, परंतु दृष्टिकोण के आधार पर अवश्य फर्क पड़ता है। यह तथ्य मुंबई के एक मुस्लिम संगठन रज़ा अकादमी द्वारा मई 2003 में जारी बयान के रूप में स्पष्ट हो जाता है। ब्रजेश मिश्र ने वाशिंगटन में अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि भारत, इजराइल और अमेरिका को आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। मतलब जो मिस्र थे, ब्रजेश मिश्र थे, उसने कहा था कि जो आतंकवाद है उसको भारत और इजराइल और अमेरिका को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। परंतु अकादमी ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए उनकी मदद नहीं ले सकता जो खुद आतंकवादी है। अकादमी ने इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन की प्रस्तावित भारत यात्रा के बारे में भी कहते हुए धमकी दी कि इससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इससे जाहिर होता है यद्यपि इजराइल ने भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु भारतीय मुसलमानों ने फिलिस्तीन के साथ इजराइल के लंबे संघर्ष को अपना मुद्दा बना लिया था। फिर हम बात करते हैं थियोडोर पी राइट जैसे कुछ अमेरिकी विद्वान विदेश नीति संबंधी मामलों में मुस्लिम समुदाय के रवैयों की तुलना अमेरिकी में यहूदी परोपकारों से करते हैं। अमेरिका में यहूदियों की सोच इजराइल तथा अरबों के प्रति अमेरिकी नीति को प्रभावित करती है। इस प्रकार मुस्लिम सामाजिक संगठन अरब देशों के प्रति भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। मुस्लिम हितों को भारतीय समर्थन की परंपरा 1919 के खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन से शुरू हुई और आज़ादी के बाद 1967 में तत्कालीन विदेश मंत्री MC छांगला ने अन्य मुस्लिम देशों से पहले ही इजराइल पर अरब देशों के हमले की निंदा कर दी। वैसे ही छांगला अन्य मामलों में अपने समकालीन दूसरे नेताओं से कहीं अधिक धर्मनिरपेक्ष थे। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद के कारण विदेश नीति संबंधी मसलों पर मुसलमानों का दृष्टिकोण इस तरह से प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए मुंबई तथा अन्य स्थानों पर पाकिस्तान के जासूसी संगठन ISI की ओर से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी द्वारा किए गए बम विस्फोटों और इसकी संदर्भ में देखा जा सकता है। ऐसी घटनाओं से अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, जो समाज के सामंजस्य के लिए हानिकारक है। केवल मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम संगठन ही विदेशों में अपने समुदायों के हितों की चिंता नहीं करते। तमिलनाडु में तमिल लोग भी श्रीलंका के प्रति भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि श्रीलंका में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय तमिलों का है और यद्यपि उस समय भारत स्वयं पंजाब में भयंकर उग्रवाद को झेल रहा था, परंतु दक्षिण के तमिल संगठनों ने विदेश नीति के निर्धारकों को श्रीलंका के जातीय विवाद में उलझने को विवश कर दिया था। फिर बात करते हैं गैर सरकारी संगठन के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद वर्षों में देश में अनेक गैर सरकारी संगठन अस्तित्व में आए। इसमें कई संगठनों की तुलना अमेरिका की लोक कार्य समितियों से की जा सकती है, पब्लिक एक्शन कमेटी के रूप में। तो इसका एकल समस्या हित समूहों यानी कि सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप से की जा सकती है। इन गैर सरकारी संगठनों का प्रभाव देश की विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया पर होता है। ये संगठन घरेलू नीति में दबाव समूह के रूप में कार्य करते हुए विदेशों में सक्रिय अपनी तरह के समूहों और विदेश सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों से भी संपर्क करते हैं। किसी समस्या विशेष के बारे में वित्तीय सहायता की प्रक्रिया तथा विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस समूह ने विश्व बैंक से नर्मदा सरोवर परियोजना के लिए धन देने तक का अनुरोध किया। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग। तो ऐसे व्यापारिक संगठन जो संघ देश जो विदेश व्यापार से संबंध होते हैं, विदेश मामलों में भी रुचि लेते हैं। ये संगठन चाहते हैं कि जिन देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर शांति बनी रहे ताकि इनका व्यापार जो फले फूले। आप इसके बारे में लिख सकते हो कि अगर आप एक व्यापारी हो तो कैसे मतलब कि आप उसके साथ व्यापार कर सकते हो, फिर कैसे कैसे मतलब आपका जो व्यापार है वो अफेक्ट हुआ है किस चीज़ों से, वो सब चीज़ें इसमें लिख सकते हो। फिर बात करते हैं प्रवासी भारतीयों की। तो प्रवासी भारतीय आपको पता है कि 2 करोड़ से अधिक जो प्रवासी है विभिन्न देशों विश्व के विभिन्न देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं।
यानी कि भारत के जो 2 करोड़ लोग हैं वो विभिन्न देशों में रहते हैं। इनकी 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जो ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशों में गए या इंग्लैंड के द्वारा ले जाए गए, और दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो आज़ादी के बाद आर्थिक बेहतरी की खोज में विदेशों में गए थे। वे प्रवासी भारतीय यानी कि NRI कहलाते हैं। जाहिर है कि पहली श्रेणी के लोगों को भारत से भावनात्मक रिश्ता है, जबकि दूसरी श्रेणी के लोगों की जड़ें भारत में कहीं अधिक गहरी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं चिंतन समूह यानी कि थिंक टैंक। चिंतन समूह की अवधारणा भारत के लिए नई है। अमेरिका में रेड कॉरपोरेशन जैसे अनेक विशेषज्ञ संगठन हैं जिन्हें अमेरिकी रक्षा विभाग से वित्तीय सहायता मिलती है। वाशिंगटन में और भी कई चिंतन समूह हैं, जिनमें से अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट दक्षिणपंथी समूह है, जो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट एक उदारपंथी चिंतन समूह है। इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में इस तरह के समूह बहुत कम है, और इनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्था है रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान, जिसका पूरा खर्चा विदेश विभाग उठाता है। यह ऐसे अध्ययन और विश्लेषण करता है जिनका प्रभाव नीति संबंधी मामलों पर पड़ता है। यह एक संस्था है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की। अब दिल्ली में ऐसे बहुत से संगठन बन गए हैं जिसका गठन पूर्व सचिवों, जर्नलों और विद्वानों द्वारा किया गया है। परंतु विदेशी नीति के चिंतन समूहों के रूप में उनकी भूमिका का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है। कई बार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गोष्ठियों में पूर्व विदेश सचिवों सहित विदेश नीति विशेषज्ञ भाग लेते हैं। ऐसे गोष्ठियों में उभरे विचारों का भी विदेश नीति के निर्माण पर असर पड़ता है। ये सभी संस्थाएं दबाव समूह एक से अधिक भूमिकाएं निभाते हैं। वे विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित तो करते हैं, किसी भी नीति के पक्ष में या विरोध में जनमत भी पैदा करते हैं। ऐसे इसके अलावा वे उन नीतियों के समर्थन में भी जनमत जुटाते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। देश में विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। इसके बाद समर्थन है, इसका सारांश है। सारांश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपको मोटा मोटा पूरा ओवरव्यू दे देगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या आपके दिमाग में अब तक मतलब रिटेन है। तो आप स्क्रीन पर देखिए। तो अब हम बात करते हैं इसके अभ्यास यानी कि इसके पर्सन्स पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दल विदेश नीति के विकास में किस तरह योगदान देते हैं और उसे कैसे प्रभावित करते हैं। तो राजनीतिक दल का मैंने आपको बता ही दिया कि राजनीतिक दल कैसे मतलब विदेश नीति के विकास में योगदान देते हैं और उसे कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि जब दो दलों की सरकार होती है उसमें उनके जो दूसरी यानी एक तो बहुमत सरकार होती है जो सरकार बनाती है, दूसरी जो विपक्षी सरकार होती है, मतलब 2 दल हो गए। तो वो जो विपक्षी दल है वो उसका योगदान भी कर सकता है अगर उसके विचार मिले, और उसका योगदान नहीं भी कर सकता है। जैसे कि हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया जिसमें बताया कि मोरारजी सरकार की देसाई न सरकार न होने के बावजूद भी उन्होंने जो कांग्रेस सरकार थी उसके समर्थन के लिए मतलब जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध का समर्थन किया, उसने फिर भी मुलाकात की। तो यह भी दिखाता है कि कैसे उसको वो प्रभावित करते हैं, और वो मतलब एक सकारात्मक था यानी कि उसका योगदान था।
और दूसरा प्रभावित कैसे करते हैं, तो प्रभावित भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद बात करते हैं कि क्या दबाव समूह विदेश नीति के निर्माण में कोई भूमिका निभाते हैं। तो दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप के बारे में हमने बताया कि वो नीति निर्माण में किस तरह से मतलब अपनी भूमिका निभाते हैं। सेम एग्जाम्पल जो हमने बताया आपको आप लिख सकते हैं। जो प्रेशर ग्रुप थे यानी कि मुस्लिम समुदाय की जो पार्टियां थी, मुस्लिम लीग थी, उन्होंने किस तरह से जो संबंध थे यानी कि इजराइल के साथ, उनको कैसे अफेक्ट किया, आप इसको लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं विदेश नीति तैयार करने की प्रक्रिया में सामाजिक और व्यापारिक समूहों की भूमिका का विवेचना कीजिए। यानी कि विदेश नीति तैयार करने में जो प्रक्रिया है उसमें सामाजिक और व्यापारिक समूहों की, यानी कि सामाजिक मतलब जो लोग होते हैं उनकी भूमिका, और व्यापारिक यानी कि जो व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश के साथ जो व्यापार करते हैं उनकी भूमिका का विवेचना करनी है। यानी कि व्यापारी चाहते हैं कि जिस देश में वो व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो वो व्यापार कर रहे हैं उनके साथ जो है देश की शांति बनी रहे और उनके साथ जो संबंध है उनके अच्छे बने रहे। और जैसे कि आपने देखा है जो व्यापारी लोग रहते हैं, अगर वो अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं या फिर साउथ अफ्रीका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ वो व्यापार कर रहे हैं, तो वह उस देश की जो विदेश नीति है या जो हम विदेश नीति बना रहे हैं तो उनमें भी वो इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपने उसमें पॉइंट रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विदेश नीति के निर्माण में चिंतन समूह की भूमिका बढ़ाने के उपायों की चर्चा कीजिए। तो जो विदेश नीति के अंदर जो थिंक टैंक था, यानी कि जो हमने क्वेश्चन आपसे चर्चा की थिंक टैंक के बारे में, तो उसमें आप लिख सकते हैं। बाकी ये चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात कही जाए तो मेरे को तो सारे ही मतलब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो आइए हम एक बार थिंक टैंक का आपको बता देते हैं। जो थिंक टैंक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे चिंतन समूह, तो चिंतन समूह के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे मतलब जो वाशिंगटन में चिंतन समूह है, लेकिन भारत में ये बहुत कम है, जैसे कि हमने आपको बता दिया। और जो इसका खर्चा है भारत में किस तरह के जो चिंतन समूह है वो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है, और जिसका पूरा खर्चा कौन उठा रहा है, वो विदेश विभाग उठाता है। तो इनका जो भारत के अंदर है इनका क्यों मतलब विकास होना चाहिए। विकास इसलिए होना चाहिए कि नई नई टेक्नोलॉजी आए, लोगों का जो रिसर्च करने का है वो संस्थान बढ़े, जिससे कि मतलब जो भारत की जो रिसर्च फैसिलिटी है वो अच्छी हो, लोगों का जो विकास है, जो एजुकेशन है वो अच्छा हो, और जिससे कि जो भारत की जो प्रगति है वो हो। और जब वो लोग पढ़ कर के मतलब जो थिंक टैंक है वो जब उन चीज़ों पर रिसर्च करेंगे, तो वो विदेशों पर जब रिसर्च करेंगे तो उनकी समस्याएं क्या क्या समस्याएं उन्होंने फेस की है और क्या क्या समस्याएं आगे आ सकती है और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जो भविष्य में उठ सकते हैं, जिससे कि मतलब भारत की विदेश नीति पर इफेक्ट पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। तो उन सब चीज़ों पर उनको रिसर्च करने का मौका दिया जाए, उनका जो खर्चा है वो उठाया जाए, ताकि वो जो है वो मतलब आसानी से कार्य कर सके और उनको मतलब आर्थिक हानि ना हो, और वो मतलब उनको जो आर्थिक, जैसे कि आपने बताया कि जो उनका पूरा जो खर्चा होता है वो कौन उठाता है, विदेश विभाग जो होते हैं वो उठाता है। तो इसी तरह से ये सभी जो संस्थाएं और दबाव समूह एक से अधिक भूमिका निभाते हैं, और ये वे विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित तो करते ही हैं, किसी नीति के पक्ष में या विरोध में जनमत भी पैदा करते हैं। इसके अलावा वे उन नीतियों के समर्थन में जनमत जुटाते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से दबाव समूह जो होते हैं, बट दबाव समूह में कोई रिसर्च नहीं होती है, दबाव समूह में विचार होते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो दबाव समूह के अंदर लोगों के विचार होते हैं। अगर मुस्लिम के फेवर में कोई चीज़ बनाई जा रही है और उससे हिंदुओं के हित अगर उपेक्षित हो रहे हैं, तो हिंदू अपने हितों की मांग करने के लिए कि उनके हितों का हनन ना हो, वो उनके सामने मतलब एक ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे अपने हितों के लिए, और वो मतलब संघर्ष करेंगे उस चीज़ के लिए। अगर आप इसको उल्टा कर दें, जैसे कि अगर मान लो कोई चीज़ हिंदू के फेवर में बनाई जा रही है और उससे मुस्लिम के हितों का अगर उपेक्षा हो रही है, तो वो मुस्लिम क्या है उस चीज़ के लिए फिर जो अपना क्या बोलते हैं संगठन बनाएंगे या जो भी करेंगे वो संघर्ष करेंगे, और इसी तरह से वो अपने हित की मांग करेंगे। तो ये एक वैचारिक संस्था होती है। बट जो अगर बात करोगे थिंक टैंक की, तो इसका नाम ही मतलब चिंतन
समूह यानी कि चिंतन करता है। ये चिंतन की अगर आप बात करोगे तो चिंतन मतलब कि ये किसी चीज़ के अंदर जाके डीपली किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब ये एक अध्ययन हो गया। और ये प्रेशर ग्रुप क्या हो गया, ये एक सोच हो गई, लोगों के विचार हो गए, लोगों की भावनाएं हो गई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दबाव समूह एक भावनाओं के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अपने विचारों की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें थिंक टैंक की, तो थिंक टैंक क्या है, एक अध्ययन है जो लोगों के द्वारा किया जाता है। भारत में ये बहुत कम है, लेकिन जो इनका खर्चा है वो विदेश जो हमारा क्या बोलते हैं मंत्रालय है वो उठाता है, विदेश विभाग उठाता है। इसी तरह से इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये अध्ययन करते हैं, ये हमें नई नई चुनौतियाँ जो आने वाली है उनके बारे में अवगत कराते हैं। और इसी तरह से जो हमारी यूनिट 4 एंड यूनिट 5 है वो कंप्लीट होती है। आप इसको मतलब और ज़्यादा समझने की कोशिश करें, ताकि आपको मतलब 1-2 रीड करेंगे तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठने लगेगी और आप इनको ज़्यादा दिन तक अपने माइंड में रिटेन करके रख सकते हो, जिससे कि आप मतलब जो आपके एग्ज़ाम में यानी कि जो आपका गोल है अच्छे मार्क आना, वो आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।